नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने कल ये मेथड कंप्लीट किए थे जो कि इंस्ट्रक्शनल मेथड कहलाते हैं। आज के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर इनमें से कहीं पे अगर कुछ डाउट है तो पहले हम वो डाउट ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है किसी का तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे मूव करते हैं। सर, जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच है या ये मेथड है यहाँ पे, इसे हम यूज करें तो ये इंस्ट्रक्शनल से ज़्यादा तो चाइल्ड सेंटर्ड है। इंस्ट्रक्शनल से ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड है। देखिए, जब भी आप इंडक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग कौन निकाल रहा है? एग्जाम्पल्स से। अगर क्लासरूम में कोई मीनिंग निकाल रहे हैं, इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो हम सब लगाते हैं, लेकिन इंडक्टिव एज ए मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोटल एंड बेकन? एरिस्टोटल ने जो किया और जो बेकन ने किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तरफ जहां पे एरिस्टोटल इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा है, उससे निकल के इंडक्टिव अप्रोच आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बेकन इंडक्टिव टीचिंग मैथडोलॉजी की बात कर रहा है। और जब वो इंडक्टिव टीचिंग मैथडोलॉजी की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि टीचिंग के दौरान जब आप इंडक्टिव मेथड को यूज करते हैं तो आप रूल पे पहुंचने में बच्चे की सहायता कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो बच्चे का है जो उसने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसका मीनिंग कौन निकाल रहा है? प्रीवियस नॉलेज से वर्तमान नॉलेज पे कौन लेकर के आ रहा है उसे? तो वो टीचर लेके आ रहा है। इसलिए ये इंस्ट्रक्शनल मेथड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, इंस्ट्रक्शनल मेथड है। हम टीचर सेंटर्ड बांट ही नहीं रहे मेथड को। हम ये देख रहे हैं कि टीचर क्यों टीचर सेंटर्ड मेथड यूज करेगा, इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज करेगा, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस को मुख्य सेंटर में रखा जाता है। तो इंडक्टिव मेथड में इंस्ट्रक्शन को सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे के एक्सप्रेशन होते हैं, बच्चे की जो फ्रीडम होती है, उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये यहाँ पे उसकी सेल्फ नीड से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये टीचर के उद्देश्यों से जुड़े हुए हैं, जो उसके आज के लेसन प्लान का उद्देश्य है। ठीक है। और जो हम यूज कर रहे हैं इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, इसमें तो पूरा बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि मैंने आपको ये मेथड बताया, उसके बाद में मैंने आपको एक बाद में ऐड किया कि आप एक एक्लेक्टिक अप्रोच के रूप में दोनों को जोड़ सकते हैं। जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो फिर वो इंस्ट्रक्शनल मेथड नहीं रहता। अगर आप दोनों मेथड्स को जोड़ेंगे तो वो इंस्ट्रक्शनल मेथड नहीं रहता, फिर तो वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शनल मेथड के साथ साथ चाइल्ड सेंटर्ड होने लगता है, राइट? तो क्योंकि वहां पे बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट डिडक्टिव में भी है। इसमें भी हम बच्चे को कहते हैं कि आप तोड़ो, होल टू पार्ट जाते हैं जब इसमें, तो इसमें बच्चा भी तो तोड़ने में हेल्प करता है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि इस कक्षा के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ रहे हो, यानी कि एक टीचर जब समझाने की कोशिश कर रहा है तो स्टूडेंट समझने की कोशिश कर रहा है। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन तो है ही, बट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कितना है? कंट्रोलिंग पार्टिसिपेशन है या रिक्वायर्ड करिकुलम पहले से ही है, पहले से ही एक किताब तैयार है, टेक्स्ट बुक तैयार है और उसी को फॉलो किया जा रहा है, पहले से ही एक लेसन प्लान है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो अगर वो पहले से अगर एक लेसन प्लान है और उसको फॉलो किया जा रहा है, तो फिर टीचर का उद्देश्य है जिसको कि बच्चा पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक टेक्स्ट बुक का उद्देश्य है जिसको कि बालक और टीचर मिलकर के क्लासरूम में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो इन दैट वे हम क्या देखते हैं कि जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसमें सुपीरियरिटी किसकी है? क्लासरूम में जो सुपीरियरिटी हुई वो किसकी है? टीचर की है। क्या कभी भी किसी भी स्थिति में अगर वाइगॉट्स्कियन क्लासरूम है तो उसमें बच्चे की सुपीरियरिटी हो सकती है? नहीं। वहां पे टीचर की सुपीरियरिटी होगी। तो वही तो इंस्ट्रक्शनल मेथड है। तभी तो मैंने वहां पे एग्जाम्पल हिस्टोग्राफी का लिया
मैंने वहां पे हिस्टोग्राफी का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि अगर एक MKO है जो अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल समझ रहा है, तो ये क्लासरूम वाइकॉट्स्की की है, ये क्लासरूम जॉन डूई की है, ये क्लासरूम थॉर्नडाइक की हो सकती है, लेकिन ये क्लासरूम कहीं पर भी फ्रेडरिक फ्रोबेल, जॉर्ज पॉयला या कार्लवेल, हेनरी कार्लवेल की नहीं है, या पेस्टलॉत्सी की क्लासरूम नहीं है ये, जहां पे कि बच्चे को टोटल फ्रीडम हो, जहां पे कि आप करिकुलम अपने आप एक्टिविटी करके डिसाइड करेंगे कि क्या है आज का करिकुलम। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैंने a+b का होल स्क्वायर लिख दिया तो मैंने आपकी दुनिया को नियंत्रित कर दिया। अब उसी से जुड़े हुए तो एग्जाम्पल दोगे ना आप उससे बाहर जाकर के तो एग्जाम्पल दे नहीं सकते। समझ में आई बात? दैट इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है, और उसको अभी और क्लियर करेंगे। अगर और भी किसी को अगर समस्या है, अभी ये समझ में आया इंडक्टिव डिडक्टिव क्यों इंस्ट्रक्शनल है? और किसी का प्रश्न? बोलिए। नहीं, ठीक है, बाकी सभी ज्ञानी हैं, इसका मतलब एक्चुअल में आपके कक्षा में जितने ज्यादा प्रश्न होंगे उतना आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोग इसको रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि आप लोगों के लिए वीकली एक डाउट सेशन है जो कि लाइव चलेगा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस हो उनको रख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछने का अभी मौका नहीं है, लेकिन आप वहां पे उन प्रश्नों को रख सकते हैं, राइट। चलिए, और अगर इससे संबंधित अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि MCQ के रूप में आपको लगता है कि प्रॉब्लमैटिक हो रहा है आपके लिए, तो उसे हमें भेज दीजिए ताकि हम उसको डाउट सेशन में डील कर पाएँ। तरीका यही है कि फ्राइडे शाम से पहले पहले आप हमें वो क्वेश्चन भेज देंगे तो हम उसे डील कर पाएंगे। चलिए, दूसरे मेथड पे आते हैं। हमने बात की स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, या इसको साधारणतः आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी कह लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड सेंट्रिक दो अप्रोचेस होती हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कि बच्चा बिल्कुल केंद्र में है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। फॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, टाइम निर्धारित होगा, टेक्स्ट बुक निर्धारित होगी, टीचर किस टाइम पे कौन सा टीचर आएगा वो निर्धारित होगा, बच्चा किस वक्त खेलने के लिए जाएगा वो निर्धारित होगा। डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी के बीच में सेल्फ एक्सप्रेशन बाधित होता ही है। तो बच्चा बिल्कुल केंद्र में है ऐसा कभी नहीं होता। कोशिश की जाती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में आप लेकर के आएँ। सो चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये आपके दिमाग के लिए एक रिसोर्स है जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे संबंधित किताब में मतलब आपको बुक में फिलॉसफिकली मिलेगा बट रैशनली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को हम एक ही केंद्र में मान लेते हैं। ऐसी सभी अप्रोच, कौन सी अप्रोच? ऐसी सभी अप्रोच जिनके अंदर सबसे पहली बात फ्रीडम, दूसरी बात सेल्फ एक्सप्रेशन, और डूइंग, यानी बेसिकली एक्टिविटी लिख लीजिएगा आप लोग, को फॉलो किया जाता हो। फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन और एक्टिविटी को फॉलो किया जाता हो, यानी कि बच्चे की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति, और एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। जहां पे ये फॉलो हो रहे हैं
वो मेथड कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होगा, राइट? आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है या कौन सा मेथड इनमें से चाइल्ड सेंट्रिक है। मैं एक पांचवा ऑप्शन लिख देता हूं, ऑल ऑफ द अबव। क्यों लिखा गया है ये पांचवा ऑप्शन? बिकॉज प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और डिस्कवरी मेथड, ये सभी मेथड क्या फॉलो करते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये सभी मेथड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। पूछो, कुछ पूछना है? ठीक है। हाँ, कल उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि जब टीचर पढ़ाती है और उनसे पार्ट्स बता के फिर उनको बोलते हैं कि आप चार्ट बनाइए, और वो अपनी नॉलेज पे चार्ट बनाते हैं, जो जो उन्होंने पार्ट्स बने वो बनाते हैं। तो अगर हम उन्हें चार्ट बनाने दे रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस हम पहले दे चुके हैं, डेमो कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी तरीके से बनाएगा, तो हम उसको फ्रीडम वहाँ पे भी दे रहे हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन वहाँ पे भी है और एक्टिविटी वहाँ पे भी है। तो इंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड हो सकता है इसका। इंस्ट्रक्शन मेथड चाइल्ड सेंटर्ड हो सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हाँ, उस तरीके से समझिए, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अनुदेशन और बाल केंद्रित शिक्षा दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, एक टीचिंग फिलॉसफी में आइए। सबसे पहले तो एक शिक्षक के आयाम से सोचने की जरूरत है। शिक्षक के आयाम से सोचने की जरूरत है। आपकी फ्रूट बास्केट में एप्पल भी है, बनाना भी है, ऑरेंज भी है। तीनों ही हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तीनों ही हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हैं, बट तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग एरिया को अलग अलग तरीके से बेनिफिट पहुंचाएंगे। आप ये मत सोचिए कि वन इज गुड तो दूसरा कल्प्रिट है। आर यू गेटिंग इट? सो इंस्ट्रक्शनल मैथड्स आर वेरी गुड मैथड। इंस्ट्रक्शनल मैथड्स में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ठीक है, बशर्त है यूज करने वाला सही टेक्निक से, सही मात्रा में, सही जगह पे इस्तेमाल करे। राइट? आर यू गेटिंग इट? तो ये थोड़ा सा समझने के लिए। it's not that. या आठ दस रुपये और क्या? बता दूंगा मुझे इसका नहीं समझ। कल सर को कह देते ना डेट। So, the thing is that कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव तो बच्चे के डेवलपमेंट को ही अचीव करते हैं। इंस्ट्रक्शनल मेथड भी बच्चे के डेवलपमेंट के ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, पर दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री का डेवलपमेंट तो डेमोक्रेसी में भी होगा, और एक कंट्री का डेवलपमेंट हिटलर की ऑटोक्रेसी में भी हुआ था। उसी का डेवलपमेंट सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में रशिया में भी हुआ था। तो ये तरीके डिफरेंट हैं, पर अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं। फिर एक बच्चे को जब हम डेवलप करना चाहते हैं, तो वो बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ करके वही ऑफर करेगा जो उसे मिला होगा। हम घर पे एक दूसरे को गाली गलौज क्यों नहीं करते? ताकि बच्चे ना सीखें और वो आगे चल करके कम से कम घर में तो गाली गलौज ना करें। तो ये क्या है? लेकिन अगर हमने किसी को बिहेवियरिस्ट तरीके से पढ़ाया है, तो वो बिहेवियरिज्म में ही डेवलप होगा। और अगर किसी को ह्यूमनिस्टिक तरीके से पढ़ाया है,
तो उसको सेल्फ वर्थ पता होगी, वो उसी तरीके से डेवलप होगा। तो हम अपने बालक को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, ये आपकी फिलॉसफी है, जो कि आपकी सोसाइटी में जो नीड है उससे डिफाइन होती है। इसलिए 3 एस्पेक्ट हैं एजुकेशन के कितने एस्पेक्ट हैं? 3, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का व्यू, बच्चे का थॉट, बच्चे का कॉग्निशन, उसका डिसीजन मेकिंग किस तरीके से आएगा। बच्चे की सोशियोलॉजी, वो किस सोसाइटी का हिस्सा है, क्योंकि उसी सोसाइटी में तो उसे बड़ा होना है, तो उसकी सोशल नीड्स, उसकी सोशल कंपैटिबिलिटी और उसकी सोशल कॉम्पिटेंसी को हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें करते समय हम किस फिलॉसफी को लेकर के चल रहे हैं? एक फिलॉसफी तो ये हो सकती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक फिलॉसफी उसी जगह पे दूसरी हो सकती है कि सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, ग्रेटर गुड कॉन्सेप्ट। एक तीसरा आइडियलिस्टिक आदर्शवादी सोच भी हो सकती है। एक बुद्धिस्ट थॉट ऑफ लिव एंड लेट लिव का भी प्रिंसिपल हो सकता है। तो ये हमारे विचारों को मूल आधार प्रदान करता है कि हम किस प्रकार के इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में फिलोसोफाइज करते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए जो हमारी जो अप्रोचेस हैं ये हमें कॉम्पिटेंट इनफ बनाती हैं। ये सोच के चलिए कि ये आपका बीएड, डीएलएड या डाइट का प्रोग्राम है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है दैट दीज आर दी अप्रोचेस। कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल करने से आप कहां पहुंचेंगे, क्या चीज डेवलप होगी बच्चे के अंदर, कौन सी अप्रोच को यूज करने से। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप ये सोचें कि आप स्पिनच खाएंगे, आप पालक खाएंगे, लेकिन आपको आयरन की जरूरत नहीं है। आयरन तो इंग्रेडिएंट है ना पालक का। तो अगर आपने पालक खाया तो आपकी बॉडी में आयरन जाएगा ही, है ना। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आपकी जरूरत विटामिन सी है तो आपको जरूरत किस फूड की है? ऑरेंजेस की। तो आपकी सोसाइटी डिफाइन करती है कि आपकी जरूरत क्या है, उसके अनुसार आप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टॉपिक का भी रोल होता है, इसमें बच्चे का भी रोल होता है, इसमें स्कूल की जरूरतों का भी रोल होता है, लेकिन इस बैलेंस को बनाने का काम एक टीचर का है। इसलिए उसको मेथडोलॉजी पे नियंत्रण होना चाहिए। राइट? चलिए, हमने आपसे शेयर किया हुआ है, प्रीवियसली हमने पढ़ाया हुआ है आपको। आपने पढ़ा है पेस्टलॉत्सी को, हाँ या ना? पेस्टलॉत्सी पढ़ा है आपने पढ़ा है फ्रॉबेल भी। बहुत शुरुआती सेशन में, मेरे ख्याल में फर्स्ट 12 सेशंस में ही हमने इस काम को कंप्लीट कर लिया था, जब हमने वहां पे नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म पढ़ा है। हमने फ्रेडरिक फ्रॉबेल भी पढ़ा है और हमने रूसो भी पढ़ा है। और जब हमने ये तीनों पढ़े हैं तो ये तीनों किस विषय में बात करते हैं? बहुत बार आप एक बहुत जल्दीबाजी में एक गलती कर देते हैं, जो बहुत सारे लोग आपसे गलती करवाते हैं इस सिस्टम में। बताता हूं कैसे। प्लेवे मेथड किसने दिया था? 1 नंबर कट गया आपका, और किसी बहुत ही साधारण रटने वाले विद्यार्थी का 1 नंबर आ गया और -0.25 की आप पे पेनल्टी भी लग गई। तो आप एक साधारण क्वेश्चन में किसी दूसरे बिल्कुल अति साधारण बच्चे से 2.25 नंबर पीछे हो गया।
कितने पीछे हो गए? 2.25 नंबर। 2.25 की पेनल्टी लग गई आपको इस क्वेश्चन की, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज इजी एंड योर आंसर इज रॉन्ग। योर आंसर इज रॉन्ग। और सोचो, आप यहां बैठ करके, बिकॉज यू आर सिटिंग इन बिट्स युवा, तो आप यहाँ पे तो एडमिशन लेते ही, अगर पीआरटी का अगर कोई बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो उसे लगता है कि अब तो मैं प्राइमरी टीचर बन ही गया। तो इट मीन्स यू आर अमंग द प्रिविलेज क्लास। आप उस प्रिविलेज क्लास में हैं जो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते इस सोच के लेवल तक जिस पे कि आप हैं, और उसके बाद में भी यही हो रहा है जो कि स्पेशल एजुकेशन के पेपर में हुआ। बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं और वो अभी तक कंफर्म्ड हैं कि आंसर तो यही होगा, बिकॉज दे आंसर्ड ना। इसलिए मेरे से आकर के कह रहे हैं ओ, मैंने तो 80 किए हैं और 78 नंबर आ जाएंगे मेरे। अभी तो पेपर चेक होना बाकी है ना, अभी तो हमारा एनालिसिस भी बाकी है ना पेपर का, आने दो पेपर। तो आप ये मिस्टेक अगर करके आते हो, सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पेपर का कि प्लेवे मेथड किसने दिया था, और उसके अंदर ऑप्शन है, ऑब्वियसली ये ऑप्शन जरूर होगा, और आपने फ्रेडरिक फ्रोबेल मारा और आप तो झूमते हुए आया, बच्चा क्वेश्चन था, प्लेवे मेथड बता किसने दिया है ना, बच्चा क्वेश्चन था, और मैंने तो ऐसे फ्रेडरिक फ्रोबेल मार दिया। आप सब खुश हैं, आंसर इज रॉन्ग। कैसा लगा सुन करके? हेनरी कॉल्डवेल कुक पुस्तक का नाम है अ प्लेवे मेथड। पुस्तक का नाम है प्लेवे। ब्रिटेन के बहुत जाने माने एजुकेशनिस्ट थे हेनरी कॉल्डवेल कुक, जिन्होंने की टीचिंग का प्लेवे मेथड दिया, जिस मेथड को दिया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा। जिस मेथड को दिया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा, वो मेथड कौन सा था? विच मेथड वाज इट? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मेथड अपने आप में प्लेवे टेक्निक का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? किंडरगार्टन मेथड अपने आप में प्लेवे टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसलिए हम इसे प्लेवे मेथड भी बोल देते हैं। अब ये गलती आपने की नहीं है, ये गलती आपसे करवाई गई है। क्यों करवाई गई है? क्योंकि जब हम प्लेवे मेथड लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसके बगल में पड़ोस में नाम कौन सा लिख देते हैं? फ्रोबेल का। लेकिन ये मेथड फ्रोबेल ने नहीं दिया था। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की थी ब्लैकलेज, जगह का नाम क्या था? ब्लैकलेज, जर्मनी में एक स्कूल बनाया था। अभी आते हैं। तुम लोग एक नए पैटर्न की प्रिपरेशन को कर रहे हो, क्योंकि आज जो पैटर्न चेंज हुआ है वो पैटर्न आपसे क्या करवाएगा? गलती करवाएगा। इट मीन्स आपने जो पढ़ा हुआ है वही पूछेगा, सबसे आसान प्रश्न रखेगा, लेकिन वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा होगा जो इंफॉर्मेशन आपको गलत पढ़ाई जाती है। मैंने इसलिए कहा कि मैं जो टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, मैं उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं जो आज की जरूरत है उसके अनुसार। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, प्लेवे मेथड किसने दिया? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दिया। गलती मत करना, कहां पे दिया? ब्रिटेन में दिया। ब्रिटेन की जगह कौन सी थी? ब्रिटेन की जगह कौन सी थी? लिवरपूल। कौन सी जगह थी? लिवरपूल। ये जो ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे, इनका मानना था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in a child's development is freedom to learn.
सीखने की आजादी। यानी ये कौन से वाली साइकोलॉजी को या फिलॉसफी को बिलीव कर रहे हैं? चाइल्ड सेंटर। कौन सी? चाइल्ड सेंटर को। लेकिन गलती मत करना ये सोच करके कि ये एक नेचुरलिस्ट थे। अक्सर हाँ, जैसे ही प्ले वे लिखते हैं हम, तो दिमाग में क्या आता है? नेचुरलिस्ट। ही वॉज नॉट नेचुरलिस्ट, ही वॉज प्रैग्मेटिस्ट। तो ये किस प्रोग्राम को लेकर के चल रहे थे? लर्निंग बाय डूइंग को। क्या? लर्निंग बाय डूइंग को। यानी कि इनके अनुसार, प्लेवे मेथड की बात कर रहे हैं हम पूरे तरीके से, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। प्लेवे मेथड के अंदर टीचर एक फैसिलिटेटर और मॉडरेटर होता है। कौन होता है? टीचर एक फैसिलिटेटर और मॉडरेटर होता है। अब यहां पे फैसिलिटेटर और मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो वो खेल, जिसको खेलना है उसको फैसिलिटेट करेगा, तो फैसिलिटेटिव रोल होगा किसका? टीचर का। मॉडरेटर होता है क्योंकि खेल के दौरान आपके लर्निंग के दौरान आप बहुत सारे अनुभव अर्जित करते हैं। ये अनुभव आपकी फ्यूचरिस्टिक लर्निंग को उसी दिशा में लेकर के जाएं जिस दिशा में पूरे स्कूल के सोशलाइजिंग प्रैक्टिस चल रही है। तो इसके लिए एक मॉडरेटर की जरूरत है। जैसे कि डिबेट में दो लोग एक दूसरे से लड़ ना लें, इसके लिए क्या जरूरत है? हमें मॉडरेटर की जरूरत है। वो मॉडरेटर होता है टीचर इस केस में। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है? दिस इज ए मोर प्रैग्मेटिक मेथड। कौन सा मेथड है ये? प्रैग्मेटिक मेथड। स्कूल के अंदर अगर आप किसी मेथड को यूज कर रहे हो आज की डेट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और एलिमेंट्री और टर्सरी, याद रखेंगे हमेशा कि वो जो मेथड होगा वो सबसे कम चांसेस हैं कौन सा मेथड होने के? नेचुरलिस्ट मेथड होने के। ठीक है जी, क्योंकि नेचुरलिस्ट एजुकेशन जो होती है वो फ्री, ओपन और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। स्कूल इज ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। नहीं, अब ये तो बिल्कुल अजीब बात है। ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमने आज पढ़ना और पढ़ाना ही चालू किया, अगर ये क्वेश्चन अभी तुम पूछ रहे हो तो। सर मतलब सारे नहीं, आप तो ये कह रहे हो, आप तो बिल्कुल उल्टा चल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं आपको कि नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में क्या अंतर है। आप कह रहे हो कि नेचुरलिज्म अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। भाई, सबसे ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नेचुरलिज्म में आते हैं। मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड की शुरुआत ही नेचुरलिज्म से हुई है। ठीक है ना? और मैंने इसलिए बहुत शुरुआत में नेचुरलिज्म पढ़ाया था। लेकिन आप जिस विषय की बात कर रहे हो यहां पे, वो विषय बिल्कुल उल्टा है। जब फ्रेडरिक फ्रोबेल, यहां तक समझ में आया जो मैंने बताया अभी? अगली पॉइंट को याद रखिएगा, यहां थोड़ी सी आपको आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। फ्रेडरिक फ्रोबेल, पहले इसके मेथड को लेते हैं। फ्रोबेल एक अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के व्यक्ति थे। इनका जो अपना बचपन था वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में गुजरा जिस एनवायरनमेंट के अंदर मजाक यानी जोक्स नहीं होते। जर्मनी में अननेसेसरी जोक्स नहीं मारे जाते। इनका अपना जो सोसाइटी थी वो एक ऐसी थी जो बटी हुई थी वर्गों में, और इसमें एक अभिजात वर्ग होता था, कुलीन एरिस्टोक्रेट वर्ग होता था जिसके पास में पैसा होता था, और वही था जो कि डिफाइन करता था व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ये हम बात कर रहे हैं लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी की, 17th 18th सेंचुरी की।
और 18th सेंचुरी से थोड़ा सा आगे आएंगे 19th सेंचुरी में, जहां तक फ्रोबेल थे। मतलब फ्रोबेल का टाइम है 18th और 19th सेंचुरी का, हम बात थोड़ा 17th से चालू कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड एक ऐसा था जिस वक्त में रूसो रहे, पेस्टलॉत्सी रहे और फ्रोबेल रहे। हर किसी ने एक ऐसे थॉट की बात की जो उस वक्त की पॉलिटिकल रिजीम, देखो हम सब कौन हैं, हम सब सामाजिक पशु तो हैं ही हैं, लेकिन हम सब राजनीतिक पशु भी हैं। हमें राजनीति से प्रभावित होना ही होना है। तो जब व्यक्ति राजनीति से प्रभावित होता है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, वो वहां पे देखता है कि यहां तो बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो उसको जिस चीज की इच्छा होती है उससे उसकी नई फिलॉसफी आती है। तो ये सभी, इन तीनों ने ही क्या देखा, ये एक राजतंत्र में थे, मोनार्की, वो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की जिसमें कि पूरा निरंकुश शासन था। तो इनके जो थॉट प्रोसेस आए उसमें फ्रीडम का पुट ज्यादा था। बच्चे को आजाद छोड़ दो, उसे कंट्रोल्ड मत करो। इसी थॉट को लेकर के ब्लैकलिज जर्मनी में फ्रेडरिक फ्रोबेल ने एक स्कूल खोला। इस स्कूल में किंडर का मतलब होता है बच्चे और गार्टन मतलब गार्डन। तो किंडर गार्डन नहीं है, किंडर गार्टन है। किंडर गार्टन मैथड इस्तेमाल हुआ क्योंकि जोक्स किस सोसाइटी में मारे जाते हैं, कैसी सोसाइटीज होती हैं जो कि जोक्स को अप्रिशिएट करती हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं होती, यूटिलिटेरियन सोसाइटी होती है। एक ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक व्यू की तरफ चलेगी। अमेरिका में जोक मारे जाते हैं, इंडिया जोक्स की फैक्ट्री है, पाकिस्तान में तो लोग अपने आप में चलते फिरते जोक हैं। तो ये सब क्या है, जो ऑटोक्रेटिक नेशंस होते हैं वहां पे जोक्स नहीं होते, इसलिए इस्लामिक कंट्रीज में जोक्स कम हैं जो ऑटोक्रेटिक हैं। दुबई में आप जाओगे या फिर ऐसी जगहों पे जाओगे तो पीपल आर सीरियस। वो क्यों है, क्योंकि उनके लाइफ में वो जो सीरियसनेस है वो उनके गोल से, उनके ऑब्जेक्टिव से बंधी हुई है। और ये जो गोल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं ये जनरली कंट्रोल किया करते हैं चीज़ों को। तो एक कंट्रोल्ड सिस्टम को दर्शाने के लिए मैंने ये टर्म यूज़ की। आप अगर सोचेंगे कि आपके पढ़ाने में ह्यूमर होना चाहिए तो इसका मतलब आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रीडम टू सेल्फ एक्सप्रेशन, सबसे बेसिक जो आपके सेल्फ एक्सप्रेशन है दैट इज क्राइंग एंड स्माइलिंग। बच्चा जो होता है उसके ये दो एक्सप्रेशन आप सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट इज रोना और दूसरा हंसना। खैर, और किसी का कोई प्रश्न है यहां तक? नहीं। तो प्रिंसिपल याद रखिएगा जिस चीज की जरूरत है। सबसे पहला प्रिंसिपल है मोटर एक्सप्रेशन। दूसरा है सोशल एक्सप्रेशन एंड कॉपरेशन। तीसरा है सेल्फ एक्सप्रेशन। और चौथा है क्रिएटिविटी। यानी मोटर एक्सप्रेशन मतलब गत्यात्मक अभिव्यक्ति या शारीरिक अभिव्यक्ति, गतिशील एक अभिव्यक्ति कह सकते हैं। सामाजिक अभिव्यक्ति यानी सोशल एक्सप्रेशन या फिर सामाजिक सहयोग। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी स्व अभिव्यक्ति, और क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता। इन चार प्रिंसिपल्स को कनेक्ट करके किंडरगार्टन मेथड चालू किया गया। इन चार प्रिंसिपल को जोड़ा गया, किंडरगार्टन मेथड चालू किया गया। किस चीज पे ध्यान दे रहा है ये मेथड? ये जो किंडरगार्टन मेथड है
इसमें मूल रूप से किस बात को ध्यान रखा गया इन 4 प्रिंसिपल्स के दौरान, अगर आप पढ़ें अगर ये तो बच्चे की पहली चीज क्या है? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। सेकेंड, एक्टिविटी या फिर लर्निंग बाय डूइंग, है ना? तीसरा, सोशलाइजेशन, खेल कहां पे होगा? ग्रुप में होगा। खेल कहां पे होगा? ग्रुप में होगा। और ग्रुप कहां होंगे? समाज में होंगे। समाज में एक ग्रुप है फैमिली भी, एक ग्रुप जनरली बच्चों का जो गैंग होता है वो भी है, एक कम्युनिटी भी है, और उसमें फिर आप लोग जिन लोगों के साथ में मिलते हैं, आपका क्लब है ना? सभी तो ग्रुप ही है। सोशलाइज करना, सोशल कॉपरेशन सिखाया जाता है खेल के द्वारा, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग और बाकी सारी चीजें। बट इन सारी चीजों से क्या निकल के आ रहा है अल्टीमेट आउटकम? तो ये 3 क्या हुए? ये 3 एस्पेक्ट हैं प्लेवे मेथड के, ठीक है ना? या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। बट इन सब से निकल करके आ रहा है ऑब्जेक्टिव। क्या निकल के आ रहा है? एक ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी, एक इक्विलिब्रेशन की बात करता है, जिसको कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के रूप में हम देखते हैं कि बाहरी जो बच्चा है और जो आंतरिक बच्चा है, दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग की एक्ट करना, कि वो उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसको बाहर ला पाए जो उसके अंदर है, और फिर वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर पाए सेल्फ में। तो वो सेल्फ में इक्विलिब्रियम, सोशल रोल में इक्विलिब्रियम, मोटर इक्विलिब्रियम और क्रिएटिविटी करके जो उसकी उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी, उसमें इक्विलिब्रियम क्रिएट कर पाए। तो इस इक्विलिब्रियम, इस बैलेंस को आप इसे होम्योस्टैसिस, इक्विलिब्रियम या किसी भी बैलेंस के रूप में आप देख सकते हैं। बट जनरली प्लेवे मेथड के केस में हम जो टर्म यूज करते हैं वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, राइट? तो इसका मतलब यहां तक समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट स्टेप पे चलना जरूरी है। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस मेथड को अगर कहीं पर भी फॉलो किया जा रहा है, तो जिस वक्त जो व्यक्ति जहां पे इसे फॉलो कर रहा है, वो या तो नेचुरलिज्म से होकर के आएगा, और या फिर प्रैग्मेटिज्म से होकर के आएगा। क्यों सबसे पहले ये दोनों एक्सेस चीजें बताई थी, अभी समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे शुरुआती टॉपिक हमने ये कंप्लीट किए थे, और क्यों किए थे? कि आप इसको समझ पाए कि प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म में अंतर है। प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म में अंतर है। अगर मैं इस अंतर को साधारण भाषा में बोलूं तो थोड़ा ध्यान देना जो बोलने वाला हूं। इनके लिए, नेचुरलिस्ट के लिए, फ्रीडम का मतलब बंधन नहीं होने चाहिए, नो बॉन्डेज। प्रैग्मेटिज्म के लिए बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि तर्कहीन बंधनों के स्थान पर तर्कयुक्त बंधनों की स्थापना स्वतंत्रता है। मतलब इरैशनल बॉन्डेजेस नहीं होनी चाहिए, बट रैशनल बॉन्डेजेस की जरूरत है। तो इसका मतलब ये बात करते हैं टोटलिटेरियन फ्री एनवायरनमेंट की। कैसा एनवायरनमेंट? इन टोटलिटी वो फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए।
लेकिन प्रैग्मेटिस्ट बात करते हैं ऑर्डरली इन्वायरमेंट की। कि अगर ये क्लासरूम नहीं होगा, एक ऑर्डर नहीं होगा, एक डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी नहीं होगी, तो ये पढ़ाई संभव नहीं है। दैट इज प्रैग्मेटिस्ट। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि नदी के किनारे, नदी के तीरे जो वृक्ष है उस पे बच्चे को खेलने दो, बच्चे को जामुन तोड़ने दो। अगर जामुन तोड़ते हुए टहनी टूट गई और थोड़ा बहुत बच्चा टूट गया तो उससे भी उसके अंदर एक्सपीरियंस ही आएंगे। समझ में आई बात? वो अगली बार पूरे जीवन में सबको बताएगा कहीं भी चढ़ियो जामुन के पेड़ पे मत चढ़ियो, उसकी टहनी होती है कमजोर। हमारा एक विद्यार्थी है, वो जामुन के पेड़ पे चढ़ गया था शुभम, तो आधा टूट गया एक साइड से, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज है। वो नेचुरलिज्म थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे कह रहा है बालक को खेल लेने दो बस आप, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री छोड़ दो। ये समझ में आई बात? अब ये तो है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ये है जिसमें थोड़ा कंट्रोल है। एक और देखते हैं, यानी कि अगर हम बात करें रूसो की, फ्रॉबेल की और पेस्टलात्सी की, तो वो कहेंगे कि बच्चे को खुला छोड़ दो, वो सीखेगा ही, ठीक है ना, एनवायरनमेंट से उसे इंटरेक्ट कर लेने दो। तो जो नेचुरलिज्म है वो कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में बच्चे का सबसे ज्यादा विकास होगा, राइट? ये तो हो गए पेस्टलात्सी, रूसो और फ्रेडरिक फ्रॉबेल। लेकिन अगर हम हेनरी कॉल्डवेल कुक की बात करें या फिर जॉन डुई की बात करें, तो वो कहेंगे कि बच्चे का विकास तो फ्रीडम में होगा, लर्निंग बाय डूइंग में होगा, लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है। तो थोड़ा कंट्रोल आ गया, राइट? मारिया मॉन्टेसरी क्या कह रही है? मेरे ख्याल में आई होगा इसमें। सबसे पहली चीज, क्लासरूम को एक मिनिएचर बना दो ऑफ आउटसाइड और एनिमेटेड थॉट। यानी क्लासरूम क्या बन जाए? क्लासरूम रिसोर्स रूम बन जाए। आप अपने इर्द गिर्द देखो, हमने इस क्लासरूम के अंदर आपको सोचने के लिए इनफ मटेरियल दिया हुआ है कि अगर आप खाली भी आकर के बैठें और जो 2-3 मिनट जो बैठे हुए हैं उसमें आप सोच सकते हैं। 2-3 महीने निकल जाएंगे बच्चे के इस क्लासरूम को केवल सोचने में, दैट व्हाट इज ऑन, क्या लिखा है, क्या बना हुआ है दरो दीवार पे, और उसको फिलोसोफाइज करने में तो जिंदगी निकल जाए, है ना। क्योंकि वो जब कोगितो एर्गो सम लिखा हुआ है 1616 में कहा गया था, आज तक विवाद चल रहा है, आज तक डिस्कशन और डिबेट होते हैं उसके ऊपर, एक लाइन, एक इन 3 वर्ड्स को लेकर के। कैन यू इमेजिन? और उसके नीचे जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है सा विद्या या विमुक्त है, आप किसी के सामने बोल देंगे तो इसके इतने मीनिंग निकलेंगे। सिर्फ विद्या शब्द को समझाने के लिए जदुनाथ सिन्हा ने लगभग 60-65 पेजेस लिए हैं, एक जो इंडियन साइकोलॉजी पे जो बुक है उसके अंदर, कि विद्या क्यों शिक्षा से डिफरेंट है। और ये भारतीय कॉन्सेप्ट है ही नहीं शिक्षा का, भारतीय कॉन्सेप्ट विद्या का है। इस बात को समझाने में इतना टाइम लगा है उनको, तो आप समझ सकते एक शब्द को। और यहां तो लिखा है सा विद्या या विमुक्त है, नॉलेज वही है जो कि आपको मुक्त कर दे। अब इस मुक्ति को समझाने में आज तक तो समझा ही रहा हूं मैं, काफी समय हो गया है ना।
ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये मेरा फेवरेट है। गुड वन, इसी फेवरेट वाले बॉक्स को देखो। ये बॉक्स एक्चुअली कहाँ से लिया गया है? ये बॉक्स मारिया मॉन्टेसरी के तरीके से लिया गया है। मारिया मॉन्टेसरी के तरीके में सबसे ज्यादा जो चलता था वो क्या था? डायडेक्टिक अप्रोच। इन्होंने कहा कि ये जो डायडेक्टिक अप्रोच है ये नहीं चलेगी। कौन सी होती है डायडेक्टिक अप्रोच? लेक्चर मैथड, है ना? डायडेक्टिक अप्रोच नहीं चलेगी। इसकी जगह पे कौन सी अप्रोच ले आओ? ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। अब ये क्या है? लकड़ी का एक बहुत बड़ा फट्टा ले लो और उस फट्टे के अंदर से एक गोले का कट निकाल लो। यही तो निकाला हुआ है यहां पे, ठीक है? एक स्क्वायर निकाल लो, एक ट्राइंगल निकाल लो, एक रेक्टेंगल निकाल लो और फिर वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल बच्चे को दे दो और फिर उसको वो लकड़ी का पूरा गुटका भी दे दो और कहो अब इसे फिट कर दे, इसके अंदर लगा दे। अब इसके अंदर इसे लगा दो। तो जैसे ही वो उसके अंदर लगाएगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, होगा ना? तो ये जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये आपने बच्चे को सिखा दिया कैसे? एक्टिविटी के थ्रू। लेकिन एक्टिविटी के लिए तुमने क्या किया? इसकी टीचिंग में एक रिसोर्स रूम होगा, यानी इसकी टीचिंग में क्लासरूम क्या है? एक रिसोर्स रूम है। रिसोर्स रूम आज की डेट में किस चीज के लिए जाना जाता है? स्पेशल एजुकेशन के लिए। याद रखिएगा, स्पेशल किड्स के केस में मॉन्टेसरी मेथड बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर अप्रोच कौन सी यूज की जाती है? डायडेक्टिक अप्रोच जो बनाई गई थी उसके बिल्कुल विपरीत, यानी डायडेक्टिक अप्रोच जो क्लास में अपनाई जा रही है उसकी जगह पे एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। अब इसमें एक्टिविटी में क्या किया गया? प्रैग्मेटिस्ट जो थे वो क्या कह रहे थे? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यानी कि करके सीखना यानी एक्टिविटी बनाओ, ऑर्गेनाइज करो जिसमें स्कूल से लेकर के और बाहरी दुनिया तक एक्टिविटी जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरी तरफ फ्रेडरिक फ्रोबेल क्या कह रहा है? बाहर उसी दुनिया में चलो सीखने के लिए जिसमें हमें रहना है। ये क्या कह रही है? सारी बाहरी दुनिया को क्लासरूम में ही ले आओ, सारी बाहरी दुनिया को क्लासरूम में ही ले आओ। तो इसलिए खेलने के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को ऐसा बना दो जिनसे बच्चे सीख जाएं, जिनसे बच्चे सीख जाएं। तो वो जो ऑब्जेक्ट मेथड है, तो इन केस ऑफ किंडरगार्टन हमने स्कूल के अंदर एक गार्डन बना दिया, उसके अंदर हम झूले रखवा दिए और जैसे ही हम किंडरगार्टन मेथड की में मारिया मॉन्टेसरी के मेथड को अगर जोड़ें, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी 20वीं शताब्दी की थिंकर है, 20वीं शताब्दी यानी कि इसी शताब्दी की जो पिछली गई है। तो अगर इसमें हम मारिया मॉन्टेसरी की थॉट को अगर जोड़ दें तो वो क्या होगा कि वो जो झूले बनाए गए हैं उन पे ABCD लिख दो। स्टेयर्स पे 1 2 3 4 5 6 लिख दो, प्लस माइनस डिवाइड कर दो। एक कहानी फॉक्स एंड ग्रेप्स की जो कहानी है उसको दीवारों पे चार्ट के द्वारा दर्शा दो। तो क्या हुआ? बाहरी दुनिया को हमने कैरेक्टर्स के रूप में, ऑब्जेक्ट्स के रूप में आसपास ही सजा दिया, राइट? और आज की डेट में स्कूल्स ऐसा करते हैं कि हर हफ्ते स्कूल्स में थीम चेंज होती है। हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? लेकिन दुनिया में ऐसे स्कूल्स हैं जो कि थीम्स चेंज करते हैं। दिस वीक स्कूल इज गोइंग टू बी अ मार्केट, मॉल। इस महीने हम, इस वीक में हम मॉल थीम को सेलिब्रेट करेंगे। तो हर स्टूडेंट को या तो ग्राहक बनना है, दुकानदार बनना है,
और फिर उन्हें वहां पे कुछ ऑफर करना है और कुछ परचेज करना है। सब चीज के लिए टोकन इकोनॉमी को लागू किया जाता है। अगली बार कह दिया कि इस बार हम लोग फार्मिंग वीक सेलिब्रेट करेंगे। एवरीबडी इज एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और फार्मर और मंडी, अनाज मंडी, जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं उनसे। सो इन दैट में क्या होता है, हर बार आप प्रैक्टिकली एक नई चीज को सीख रहे हैं, दैट इज मॉन्टेसरी मेथड। कि आपने क्या किया, बाहरी दुनिया के एक स्ट्रक्चर को स्कूल के अंदर ले आए। इट इज काइंड ऑफ रोल प्ले। इट इज काइंड ऑफ रोल प्ले। बट हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट मेथड में रोल प्ले को जोड़ दिया। इसी की मॉन्टेसरी बात करती है कि मेथड को, किसी भी मेथड को सिंगुलरली इस्तेमाल मत करें, बल्कि मेथड्स को जोड़ दें, बच्चे की जरूरत को देखें। इसीलिए सबसे ज्यादा स्पेशल एजुकेशन में मॉन्टेसरी मेथड का इस्तेमाल होता है। क्लियर? चलिए, ये तो थी सारी कहानी प्ले वे मेथड को लेकर के। हेनरी कॉल्डवेल कुक एक टीचर थे, इतना ही जान लो, इनफ रहेगा। वैसे मैं कॉल्डवेल कुक को पढ़ाने के लिए आपको ये समझाना जरूरी होगा और ये समझना जरूरी होगा कि कॉल्डवेल कुक ब्रिटेन की सरकार के एक ऐसे नुमाइंदे थे जिन्हें कि सरकार ने कभी वो आज़ादी नहीं दी, क्योंकि उस वक्त में एक इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट होती थी और उस सरकार ने कभी भी उन्हें ये आज़ादी नहीं दी कि वो खुल करके सोच सकें। पर वो अपनी पूरी जिंदगी एज अ टीचर एक रास्ता बनाते रहे कि वो किस तरीके से उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फ्रीडम का इनपुट ला सकें। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने एक्टिविटी बहुत की अपने स्कूल लेवल पे। तो उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था अलग अलग दुनिया के बेहतरीन टीचर्स को पढ़ना और वहां से मेथड लेकर के आना, नए नए मेथड्स को अपने स्कूल्स में लागू करना। एंड देन ही एंडेड अप with a lot many playing techniques for school education. अगर हेनरी कॉल्डवेल कुक नहीं होते तो शायद आप फ्रेडरिक फ्रॉबेल को नहीं पढ़ रहे होते। मतलब फ्रेडरिक फ्रॉबेल का जो किंडरगार्टन मेथड था, उससे प्ले वे मेथड बनाने वाले हेनरी कॉल्डवेल कुक थे, जिन्होंने कि उन्हें लिखा द प्ले वे नामक बुक में, और उसके बाद में आपने और हमने उन्हें बड़ा मजे लेकर के पढ़ा। फिर उसके बाद जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा, उन्होंने उन्हें फर्दर कोट किया अलग अलग जगह पे, और इसी तरीके से तो लोग फेमस होते हैं। कौन कितना ज्यादा कोट किया जाता है। एरिस्टोटल इतना फेमस क्यों है? क्योंकि एरिस्टोटल को बहुत ज्यादा कोट किया गया, पर आज लोग दूसरे थिंकर्स को भी निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि मुझे लगता है कि एरिस्टोटल से कहीं ज़्यादा काम हेराक्लाइट्स का है, जो कि एरिस्टोटल से पहले हुआ करते थे, बट उन्हें जो ड्यू रिगार्ड था वो नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने कोट कम किया। तो जो मार्केट में बिक सकता था, एरिस्टोटल ने उस पर काम किया, और हेराक्लाइट्स ने ट्रू फिलॉसफी पे काम किया। जैसे कि मुझे लगता है कि जो दूसरे फिलोसोफर्स हैं, उनको एजुकेशन में यूज किया गया, ठीक है। जैसे जॉन डुई को यूज किया गया, क्योंकि जॉन डुई अमेरिकन फिलोसोफर थे और वो सरकारों के फायदे की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की जगह पे मुझे लगता है कि बहुत सारे दूसरे ऐसे फिलोसोफर्स थे जो कि पीछे रह गए।
हॉल्ट की फिलॉसफी को हम नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो एक रेडिकल फ्रीडम का थॉट देते हैं। इतना रेडिकल कर देना एजुकेशन को सरकारों से झिलेगा नहीं, तो वो करिकुलम बना ही नहीं पाएंगे। अगर आपको पढ़ा दिया, अगर आपने वास्तविकता में अगर रविन्द्रनाथ टैगोर और जॉन हॉल्ट पढ़ लिए, वास्तविकता में, केवल वो नहीं जो कोटेशन लिखी हुई है दीवारों पे, आपने वास्तविकता में अगर जॉन हॉल्ट और रविन्द्रनाथ टैगोर और जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया, तब क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस? फिर आप सरकारों की आलोचना करने लगोगे, फिर आप सरकार विरोधी हो जाओगे, फिर आप एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने लगोगे। तो इसलिए जॉन पॉल सार्त्र और इमैनुअल कांत को ऐड नहीं किया गया उस फिलॉसफी के अंदर। इसलिए पैसलॉत्सी, जो कि सतही तौर पे एक ऐसी बात कह रहे थे जो कि सरकारों के लिए भी ठीक है और स्कूल में लागू भी की जा सकती है, या फ्रेडरिक फ्रोबेल, जो बिल्कुल अपॉलिटिकल रह करके जिन्होंने अपनी बात को कहा, यानी पॉलिटिक्स से जोड़ करके नहीं कहा, या फिर मारिया मॉन्टेसरी, जिसने कि बिल्कुल वही कहा जो कि सरकारों के लिए और प्राइवेट स्कूल स्ट्रक्चर्स के लिए फ्रूटफुल होगा। इन सब की बात को रखा गया आपके सामने, और कॉल्डवेल उस तरीके से बात को कहने लगे जिस तरीके से उनकी बात को रखा जा सके। बट हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? दुनिया भर के थिंकर्स ने कॉल्डवेल कुक को कोट करने की बजाय उन्होंने अपने मेथड को फ्रेडरिक फ्रोबेल से डायरेक्टली जोड़ा। कारण क्या था? एंटी ब्रिटिश थॉट। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया हुआ था, इसलिए अगर ब्रिटिश थिंकर को अगर वो कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उसे अपनाने से घबराएंगे। सो दे वेंट टू अदर एरियाज, और ये साधारण सी बात थी, उस वक्त में हुआ बहुत ज्यादा, वरना ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली हेनरी कॉल्डवेल कुक को जितनी की मिलनी चाहिए थी। खैर, वापस आते हैं, और मैं पहले इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। पहला प्रश्न तो यही है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, जो कि मुझे लगता है आप में से 99.9% लोग सही आंसर देंगे। नहीं, इस बार कोई इसमें गेम नहीं है। हाँ, तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? जॉन डुई। कौन बोल रहा है? किलपैट्रिक का था। किलपैट्रिक का था कौन सा मेथड? प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक कहां काम कर रहे थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राइट? किलपैट्रिक के एक सहयोगी थे, एरो साइड में लगाऊंगा, जो उनके बराबर काम कर रहे होंगे, और एरो ऊपर चलेगी अगर कोई किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे। तो जॉन डुई के साथ में काम कर रहे थे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इन्हें अपना टीचर मानते थे, और इनकी जो रिसर्च चल रही थी किलपैट्रिक की, वो रिसर्च जॉन डुई के ही अंडर में चल रही थी, यानी जॉन डुई उसमें सहयोगी थे। किलपैट्रिक के काम को सपोर्ट करने का, और इनके साथ एक को रिसर्चर थे जिनका नाम था स्टीवेंसन। इनका नाम क्या था? स्टीवेंसन। किलपैट्रिक जो थे वो एक बहुत जबरदस्त फ्रिवोलस रीडर थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी, एक स्कॉलर। मतलब मेरे से ये मत कंपेयर करने लिए कहिए कि जॉन डुई और स्टीवेंसन कौन थे, क्योंकि ये वो रीडिंग स्कॉलर तो नहीं थे। ये वो थे जिन्होंने कि एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला था। क्या खोला था? एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला था, और विस्कॉन्सिन या कहीं पे एक यूनिवर्सिटी थी, जिस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन थी, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको हेड करते थे जॉन डुई।
और इसी में एक सहयोगी थे किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक के साथ में थे स्टीवेंसन। तो हेड कौन था? जॉन डुई। 1951-52 में जॉन डुई की मृत्यु होती है और उसके बाद में किलपैट्रिक जॉन डुई का स्थान ले लेते हैं। ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जॉन डुई से पहले नहीं थे किलपैट्रिक, जॉन डुई से जूनियर थे किलपैट्रिक, ठीक है। किलपैट्रिक ने जो मेथड चालू किया वो था प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा मेथड था? प्रोजेक्ट मेथड। अब यहां पे समझ लेना जरूरी है कि जितनी फिलॉसफी लिखी गई है जॉन डुई द्वारा, उस फिलॉसफी में स्कूल एंड सोसाइटी, क्या? स्कूल एंड सोसाइटी। जॉन डुई जैसे राइटर के अंदर एक आदत नहीं थी, वो थी ये कि वो किसी को पढ़ते भी थे वो उसको कोट नहीं करते थे अपने काम में। मतलब अगर उनका थॉट अगर कहीं से है तो भी वो उसको कोट नहीं करते थे, तो वो उस बात को घुमा करके इस तरीके से कह देते थे कि ये उनकी ओरिजिनल बात है। हमारी दुनिया में भी एक ऐसे व्यक्ति, एक दो ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पता नहीं कितने लोग देख लें और कौन इसको देख करके फिर सोचे। तो हमारी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि किसी दूसरे को पढ़ते हैं, उसने गाजर का एग्जाम्पल दिया है तो बस ये मूली का रख देते हैं, बात वही करते हैं और उसके बाद ये कोट कर देते हैं, कहते हैं तो मैंने बेचा है, ठीक है, बिक्री इनकी है। तो ये मेरे को कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कि शाहरुख खान है ना, उसने ओम शांति ओम में जो राइटर होगा फिल्म का, उसने पाउलो कोएल्हो की एक बुक है अल्केमिस्ट, वहाँ से एक लाइन उठा ली कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपके पास ले आने लगती है। ये उस बुक से है लाइन, उठा करके चेप दिया। अगर नीचे कैप्शन में ही लिख देते भाई हमने चेपी है लाइन, पर नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि शाहरुख खान ने खुद ही पैदा की है लाइन। ओवर एक्टिंग तो करता ही है वो, तो खैर अभी उसको कुछ भी कहना गलत होगा। हाँ, कई तरीकों से परेशान है। इस बार तो आईपीएल देखने भी नहीं जा पाया। उसकी टीम हार गई है, जीत गई? जीती है। इस बार आईपीएल कौन जीता है? सीएसके जीती है। तो सीएसके तो उसकी टीम नहीं है। वो मैच जीत गई थी जिसमें उसके लिए वो हो रहा था, उसके लिए वो हो रहा था। बहुत प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो तुम, छोड़ देते हैं। इसका अर्थ का अनर्थ निकल जाए तो फिर थोड़ा गड़बड़ ही होगा। तो जॉन डुई जाने जाते हैं एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट के लिए, और दूसरा जाने जाते हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस के लिए, तीसरा जाने जाते हैं लर्निंग बाय डूइंग के लिए। ये सब तो आसान है समझना, राइट? तो ये तीन चीजें हैं जिनके लिए कि ये जाने जाते हैं। इसके अलावा दो और चीजें ऐड कर देता हूं। सोशलाइजेशन का थॉट इन्होंने दिया था, और एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी का थॉट भी इन्हीं का है। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी का थॉट भी इन्हीं का है, राइट? अब जॉन डुई ने प्रोजेक्ट मेथड नहीं दिया था, ठीक है? प्रोजेक्ट मेथड दिया था किलपैट्रिक ने। तो प्रोजेक्ट मेथड, और इसी का एक छोटा रूप कर दिया गया और उसे नाम दे दिया गया असाइनमेंट मेथड। ये एक्चुअल में स्टीवेंसन के दिमाग की उपज थी, लेकिन इसका क्रेडिट जॉन डुई को जाता है, क्योंकि जॉन डुई ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्कूल में अपने तरीके से लागू किया था इसको, ठीक है ना? सारा खेल क्रेडिट का है, क्योंकि किताब जॉन डुई ने लिखी थी, तो ऑब्वियसली जॉन डुई को जाता है कि उसने असाइनमेंट मेथड का उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था, तो असाइनमेंट मेथड उनका है। क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड जो होते हैं उसमें प्रोजेक्ट होते हैं बड़े। किलपैट्रिक एक बार इंग्लैंड गए, ठीक है ना, और इन्होंने वहां पे गेम देखा, फुटबॉल, ठीक है? तो वहां पे इनका जो पुराना कॉलेज था, उस कॉलेज के एक कोच थे, और उन कोच ने फिजिकल एजुकेशन में, ध्यान से समझिएगा,
फिजिकल एजुकेशन में एक न्यू मेथड लागू किया। बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए स्कूल में नहीं लागू किया गया था, ये वहां की सॉकर टीम के, वहां की फुटबॉल टीम के लिए लागू किया गया था। ये जो नया मेथड था ये था प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है ना। वहां पे प्रोजेक्ट बनाए जाते थे, बट ये जो प्रोजेक्ट होते थे ये केवल स्पोर्ट्स से संबंधित होते थे। और जब इस बात पे विचार किया किलपैट्रिक ने, तो किलपैट्रिक ने बहुत ड्यू क्रेडिट दिया है इन्हें। जब किलपैट्रिक अपनी रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने 6 लेवल बताए हैं सोशलाइजेशन के। किलपैट्रिक ने 6 लेवल बताए हैं सोशलाइजेशन के, ठीक है। और किलपैट्रिक ही हैं जो कि कॉम्पिटिटिव और पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। कौन सी? कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी समाजवाद, प्रतियोगी सामाजिकरण, एज ऑफ 12, एंड प्रतिभागी यानी कि पार्टिसिपेटरी, एज ऑफ 22। ये दोनों पूछे जा सकते हैं शायद कभी भी, बट किलपैट्रिक हैं जो कि इन 6 स्टेजेस की बात करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉन डुई का जो सोशलाइजेशन का थॉट था वो किलपैट्रिक के थॉट से आया है। इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया, यहां पे चल रहा था। इस प्रोजेक्ट मेथड के अंदर कुछ चेंजेस किए गए। कौन से चेंजेस थे? नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव। कौन सा? सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा ग्रुप वर्क, और चौथा पार्टिसिपेटरी। हाँ, ये चार फॉर्म्स, प्रोजेक्ट की इन 4 फॉर्म्स को कनेक्ट किया गया 4 प्रिंसिपल्स को लेकर के। कौन सा प्रिंसिपल है? यानी कि जिस कंस्ट्रक्टिविज्म को आप पढ़ रहे हैं और जिसका कि क्रेडिट जॉन डुई को जाता है, बेसिकली उसकी शुरुआत किलपैट्रिक से होती है। कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क और पार्टिसिपेटरी जिसे सोशल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार कहलाए बाद में प्रोजेक्ट के। इन 4 प्रकारों की शुरुआत की किसने? किलपैट्रिक ने। और इसे स्कूल्स में लागू कर दिया कि स्कूल लर्निंग को कैसा बनाया जा सकता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। अप्रोच कौन सी थी? लिखते रहिएगा। अप्रोच कौन सी थी? प्रयोजनवादी यानी प्रैग्मैटिक। कौन सी अप्रोच थी? प्रैग्मैटिक। कारण? प्रैग्मैटिक क्यों थी अप्रोच? ठीक है, और कोई? यानी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, मेथड महत्वपूर्ण नहीं है। हम इसके लिए कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मेथड के लिए आपके पास क्या है? चॉइस है, यानी आप कुछ भी मेथड यूज कर लीजिए, आउटकम सही होना चाहिए। समझ में आई बात? यानी मेथड जो यूज करेंगे उसमें एक्लेक्टिक अप्रोच होगी। तो एक्लेक्टिक अप्रोच सबसे ज्यादा मैच किसको करती है? प्रैग्मेटिस्ट को, क्योंकि नेचुरलिज्म में तो अप्रोच पहले ही डिफाइंड है, आइडियलिज्म में पहले ही डिफाइंड है, रियलिज्म में पहले ही डिफाइंड है। प्रैग्मेटिक में है जिसमें कि अप्रोच डिफाइंड नहीं है, तो एक्लेक्टिक अप्रोच अपना लो तो आप कौन हो गए? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो प्रोजेक्ट मेथड समझ में आ रहा है? प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं? पढ़ाया हुआ है मैंने प्रोजेक्ट मेथड, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
कुछ तो तुम्हें होमवर्क भी होना चाहिए। डिस्कवरी मेथड पढ़ाया हुआ है, इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कंप्लीट ही कर लेते हैं। अगला प्रश्न बड़ा सीधा प्रश्न है। किसने दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? कैसा प्रश्न है? लड्डू प्रश्न, एकदम लड्डू प्रश्न जी। थॉर्नडाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या कर रहे हो तुम? खंजर लाओ, जंग लगाओ, मार डालो मुझे। बोलो, पूरी कक्षा में नहीं पता किसी को? गॉड, ये तो पहली बार नाम सुना मैंने, जॉर्ज। जॉर्ज पॉयलर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज पॉयलर। मैंने आपको 3 और राइटर करवाए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मेथड को कल प्रेजेंट करेंगे ना। बड़ा सिंपल है, आप प्रेजेंट करेंगे, आप सबसे प्रेजेंट करवाऊंगा, ठीक है ना? कल सैटरडे संडे होता है, छुट्टी होती है, पर कल डाउट सेशन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। तो आप लोग ऑनलाइन लाइव सेशन में प्रेजेंट करोगे ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना? तो जो भी मैंने इस वीक में आपको करवाया है, और जिसने नहीं किया उसको पनिश किया जाएगा। इस बार की कक्षा पूर्ण रूप से रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे है। जिसने प्रेजेंट किया उसको रीइंफोर्स भी किया जाएगा डेफिनेटली। अब मैं व्यवहारवादी हो गया हूँ। कैसे प्रेजेंट करना है हमें? अब वो बाद में देखेंगे, पहले जॉर्ज पॉयलर का नाम याद कर ले, और उसके बाद में जो याद करना है वो क्या है? ठीक है ना? इसमें लगा दियो एल, क्या हो जाएगा? याद है ना किसकी बात कर रहा हूं मैं? 50। तुम्हारा हो लिया काम, तुम लोगों का हो गया काम। ह्यूरिस्टिक को यहाँ पे तुमने, डिस्कवरी मेथड को और तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग को, सबको तुमने क्या किया? खिचड़ी पका दिया। डिस्कवरी मेथड मैं आपको करवा चुका हूं, अभी हाल ही में करवाया है, तो इसलिए इसकी मैं बात नहीं करूंगा। ये सारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हैं सभी, तो जो ऑल ऑफ द अबव 5वां ऑप्शन बनाया था वो आंसर होगा। आप इनको प्रेजेंट करेंगे कल, ठीक है? तो हर किसी का तैयार होना चाहिए, आइडियल अप्रोच भी, और जो चीज़ें मैंने आपको इस वीक में पढ़ाई है ठीक ठाक ही काम किया है हमने इस वीक में, राइट जी? अब इसके बाद में जो अगला सेशन होगा उसका मैं बता दूंगा आपको कल ही कि क्या काम हम करने वाले हैं। तो टुमारो इज सैटरडे एंड सैटरडे इज अ डाउट सेशन, सो वी विल हैव अ स्मॉल डाउट सेशन विद ऑल ऑफ योर रिकैप्चुलेटरी सेशन। रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन सेशन का मतलब ये होगा कि आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसकी लिए आपको इतला कर दिया जाएगा सवेरे कि किस टाइम पे हम ये सेशन रखने वाले हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।